नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथियों को राम राम, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ी थी न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि पोषण के बारे में। पोषण के रूप में हम डाइट के रूप में क्या-क्या चीजें लेते हैं, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, कंप्लीट फूड किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, प्रोटीन क्या होती है, फैट क्या होती है, मिनरल्स क्या होते हैं, विटामिन्स क्या होते हैं। तो ये बातें हम लोग पिछली क्लास के अंदर कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वाली क्लास ये नहीं देखी है साथियों, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, है ना? वहाँ पे आपको लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि पाचन तंत्र के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पाचन तंत्र के बारे में। ये पाचन तंत्र क्या है? तंत्र किसे कहते हैं? बहुत सारे लोग मिलकर के किसी सिस्टम को चलाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं तंत्र, कि वो उसका इकोसिस्टम है। किसी भी चीज़ों का जो सिस्टम होता है, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी संस्थाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। इसी प्रकार जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारे अंग हैं अलग-अलग, जिसके अंदर पैंक्रियाज़ भी है, लिवर भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आँत है, बड़ी आँत है ना? आपका स्टमक है यानी कि पेट है। ये बहुत सारे अंग मिलकर के क्या बनाते हैं कि कौन से वाले सिस्टम को बनाते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं, यानी कि पाचन तंत्र को बनाते हैं। अब पाचन तंत्र के अंदर हम लोग क्या-क्या चीज़ें पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं कि हमने जो भी डाइट के रूप में खाया, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, चाहे वसा हो और चाहे वो विटामिन्स हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे जल हो, ये जटिल पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा क्या है? ये जटिल पदार्थ होते हैं। 3 चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए, एक तो हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट खाएँगे हम भोजन के रूप में। एक हम लोग खाते हैं प्रोटीन को और एक चीज़ खाते हैं हम लोग वसा को। ये हमारे क्या है जटिल पदार्थ है। अब मैं बात करूँ विटामिन की, विटामिन हमारी बॉडी अपने आप अब्ज़ॉर्ब कर लेती है। उसका अवशोषण अपने आप कर लेती है, छोटी आँत के अंदर जाते ही विटामिन्स का, मिनरल्स का, है ना? इनका क्या करती है शरीर अवशोषण कर लेता है, ये पानी का जितनी ज़रूरत होती है वो अपने पास में रख लेती है, बाकी को क्या कर लेती है, जो स्टोर हो सकती है चीज़ें स्टोर कर लेती है, बाकी को क्या करते हैं, शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो वसा है ये एक जटिल पदार्थ है और हमारे जो एनर्जी हमें चाहिए, भोजन क्यों करते हैं, पोषण क्यों करते हैं, हमें ऊर्जा चाहिए। हम न्यूट्रिशन ने ये बात सारी बातें समझी थी कि हम भोजन क्यों करते हैं कि हमें एनर्जी चाहिए, हमें ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा किससे मिलती है? इस फूड से, इस पोषण से मिलती है। वो चाहे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो, चाहे वसा हो, चाहे विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। ऑल ओवर चीज़ें से क्या मिल रही है हमको? पोषण से ऊर्जा मिलती है, ताकि हमारा जो शरीर है बेहतर तरीके से कार्य कर सके और हम लोग स्वस्थ रह सकें। ये बातें हम लोग कर चुके थे, है ना? अब ये जो जो जटिल पदार्थ होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है, वो होता है कोशिका के अंदर। हमारी शरीर की सबसे छोटी शरीर की हमारा जो शरीर है साथियों, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है, जिसको हम लोग कोशिका कहते हैं। कोशिका के अंदर ही हमें क्या होती है? एनर्जी रिलीज़ होती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया बैठा है, वहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है। वही ऊर्जा का निर्माण करता है एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। अब अगर हम लोग कहते हैं कि सुई की नोक को अगर हमारी बॉडी के ऊपर, त्वचा के ऊपर अगर उठाया जाए, सुई की नोक के ऊपर भी बहुत सारी कोशिकाएँ आ जाती है, 5 से 7 कोशिकाएँ आ जाती है एक सुई की नोक पर। इतनी छोटी कोशिकाएँ होती हैं। तो भोजन हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा है, ये तो जटिल पदार्थ है। इनको भी सरल पदार्थ के अंदर बदलना पड़ेगा और यही काम करता है कौन? ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो पाचन तंत्र है, ये भोजन को सरल अणुओं में बनाता है। सरल अणुओं में तोड़ने का काम करता है, सबसे छोटी से छोटी इकाई बनाने का काम करता है। कौन करता है? ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, यानी कि हमारा पाचन तंत्र। आइए देखते हैं इस पाचन तंत्र के अंदर और विकास कौन-सी बातें हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है और हमें सीखेंगे भी। चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, हर किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये सब्जेक्ट एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, इसीलिए नहीं पढ़ना चाहिए। इस सब्जेक्ट की अपने आप में खूबसूरती है जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की, कि ये हमारे शरीर से जुड़ा सब्जेक्ट है।
हमारे जीवन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। इसके बारे में जानना तो हमारा एक बेसिक कर्तव्य होना चाहिए, एक फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। हमारा मूलभूत कारण होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट को हम लोग जानें, ताकि हम स्वस्थ रह सकें, हम अच्छी डाइट ले सकें। ठीक है? चलिए, शुरुआत करते हैं इस सेशन की। भोजन में उपस्थित हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? जो भोजन में उपस्थित जो जटिल पोषक पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे वसा हो, को यानी भोजन के अणुओं को विभिन्न एंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा सरल और छोटे-छोटे घुलनशील निम्नीकरण पाचन यानी कि डाइजेशन कहलाता है। यानी कि जो जटिल पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, चाहे वसा है, इनको क्या करना है? घुलनशील पदार्थ बनाना है। छोटे-छोटे अणुओं के अंदर क्या करना है? बाँटने का काम करना है और उसको निम्न करना है, छोटा करना है। उसको क्या कहेंगे? इस सिस्टम को क्या कहते हैं? इस चीज़ को कहते हैं हम लोग डाइजेशन। और जो भी इस पाचन क्रिया के अंदर जो भी भाग लेने वाले जो अंग होते हैं, या अंग या फिर तंत्र होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डाइजेस्टिव जो सिस्टम है किसे कहेंगे? जो भी पाचन के अंदर क्रिया के अंदर जो भाग लेने वाले जितने भी तंत्र है, चाहे वो अंग है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, एक लाइन के अंदर। पॉइंट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जल, वाटर, विटामिन और खनिज छोटे-छोटे अणु होते हैं। हमने जब भोज्य पोषक हुमन पोषण पढ़ाया था, उसके अंदर हम लोगों ने 2 बातें कही थी कि भई एक तो होते हैं मुख्य तत्व। क्या होते हैं? मुख्य तत्व, एक होते हैं सूक्ष्म तत्व। मुख्य तत्व के अंदर हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के बारे में बात की। सूक्ष्म तत्व यानी कि ये छोटे खुद अपने आप में छोटे अणु ही होते हैं, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे आपकी जो वाटर हो। ये क्या है? सूक्ष्म तत्व है। इनको पचाने की ज़रूरत नहीं है। शरीर अपना अब्ज़ॉर्ब कर लीजिए, इसके छोटे ही अणु होते हैं, ये छोटे-छोटे अणु ही होते हैं। समझ में आ गई आपको? उसका पाचन नहीं होता है, शरीर के द्वारा इसका क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है, अब्ज़ॉर्प्शन किया जाता है। पॉइंट क्लियर? पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा का क्या करना है? प्राप्त करना। पाचन का काम क्या है टोटली? ये क्या करती है? जो हमारा भोजन है उससे क्या करनी है? ऊर्जा निर्माण करने का जो काम है वो डाइजेशन का है, यानी कि पाचन का है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अगले गीत तरफ पढ़ते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम लोग 2 भागों को हम ब्रेक करते हुए पढ़ते हैं। इसको हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो पाचन तंत्र है, इसको हम लोग 2 भागों के अंदर ब्रेक करते हुए पढ़ते हैं। एक भाग के अंदर हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल और दूसरे भाग के अंदर पढ़ते हैं हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या पढ़ते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब हुआ आहार नाल। क्या कहते हैं इसको? आहार नाल। ये आहार नाल कहाँ से शुरू होती है? ये आप मुख से शुरू होकर के आपके गुदा एनस तक खत्म होती है। क्या होती है? एनस पर खत्म होती है। इस आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 32 फीट होती है लगभग। कितनी होती है? 32 फीट, यानी कि 9 से 10 मीटर के आसपास की होती है। कितनी होती है? 9 से 10 मीटर के आसपास की होती है हमारी आहार नाल की लंबाई। जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी जो लेंथ होती है कितनी होती है? 8 से 9 से 10 मीटर के आसपास की, ठीक है? और दूसरी तरफ हम लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी कि पाचक ग्रंथियाँ। पाचक पाचन पाचन ग्रंथियाँ। हमारे शरीर के अंदर पाचन ग्रंथियाँ कौन-कौन सी है? जो एंजाइम का स्रावन करती है, पाचक ग्रंथियाँ, जठर जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, लीवर हो गया, पित्ताशय हो गए, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है? अग्नाशय हो गया और आंत्र ग्रंथि हो गई। जहाँ पे छोटी आंत, बड़ी आंत, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। ये कौन से हार्मोन को स्रावित करती है या फिर एंजाइम को स्रावित करती हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। चल, मुख गुहा के अंदर हमारा भोजन का पाचन शुरुआत हो जाती है। कहाँ पे? मुख गुहा के अंदर, यानी कि मुख के अंदर ही हमारा भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। आगे बढ़ेंगे कि किसका पाचन सबसे पहले होता है। ये जो ग्रास नली है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। थर्ड नंबर पढ़ेंगे हम लोग आमाशय के बारे में। आमाशय के अंदर भोजन जाने के बाद 3 से 4 घंटे तक हमारे भोजन आमाशय के अंदर रहता है। वहाँ पे इसका
फुल रूप से क्या होता है, पाचन होता है। किस-किस चीज़ का पाचन होता है आमाशय के अंदर सबसे पहले, फिर आती है हमारी छोटी आँत, उसके बाद में बड़ी आँत, फिर आ जाता है एनस यानी कि गुदा, जिसके अंदर जो भी हमारी बॉडी के अंदर भोजन अब्ज़ॉर्ब हो गया। इसके अलावा जो वेस्ट है, वो किस गुदा के द्वारा मल द्वार के बाहर बाहर छोड़ देते हैं हम लोग। पॉइंट क्लियर? चलिए, आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि भोजन का पाचन हमारा कहाँ से शुरुआत हो जाती है, तो मुख से हो जाती है। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हमने पढ़ा कि ये मुख से शुरू होकर के एनस तक खत्म होती है, यानी कि गुदा पर। तो देखते हैं आगे। सामने ध्यान देना। ये है हमारा मुख। मुख के अंदर हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक तो सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड ग्लैंड का मतलब क्या हुआ? लार ग्रंथि कहते हैं जिसको हम लोग। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? लार ग्रंथि। हमारे शरीर के अंदर, हमारे मुख के अंदर कितनी लार ग्रंथियाँ हैं? 3 लार ग्रंथियाँ होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लार ग्रंथियों के अंदर मुख के अंदर पढ़ने वाले हैं। टंग यानी कि जीभ के बारे में हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? तो मुख के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा हम मुख के अंदर पढ़ेंगे टीथ को, जो हमारे भोजन को चीरने-फाड़ने का जो काम करते हैं, लुगदी के अंदर बदलने का जो कार्य किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? दाँतों के द्वारा। तो इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग मुख के अंदर ही दाँतों को पढ़ेंगे, एक जीभ को पढ़ेंगे, एक सलाइवरी ग्लैंड को। 3 बातें तो हम लोग किसके अंदर करेंगे? मुख के अंदर करेंगे। ठीक है? फिर आ जाता है आपका एपिग्लोटिस, इसोफेगस जिसको कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं इसको? ग्रास नली कहते हैं। इस इस एपिग्लोटिस का काम क्या है? ये श्वसन तंत्र जो हमारी जो श्वास नली और जो ग्रास नली है, इन दोनों को अलग-अलग करने का जो काम है, ये किसके द्वारा किया जाता है? एपिग्लोटिस की तरफ। जब हम लोग भोजन लेते हैं तो एपिग्लोटिस वाला जो शिरा है, जिसको हम लोग मारवाड़ी भाषा के अंदर कागला कहते हैं, वो क्या करता है? जो हमारी जो श्वसन नली होती है, उसका जो द्वार है वो क्या कर देती है? बंद कर देती है, और फूड वाला क्या करती है? चालू कर देती है। तो फिर हमारा भोजन इस ग्रास नली के अंदर आ जाता है। ग्रास नली से सीधा भोजन कहाँ पे जाएगा? स्टमक यानी कि आमाशय के अंदर। किसके अंदर चला जाता है साथियों? हमारे आमाशय के अंदर फूड चला जाता है ग्रास नली के बाद में, ठीक है? इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे साथियों, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाएगी। आमाशय के बाद में हमारा जो फूड है, वो कहाँ पे आएगा? सीधा-सा किसके अंदर आएगा? छोटी आँत के अंदर। तो सर ये बताइए, ये लीवर भी है, क्या लीवर के पास में हमारा फूड नहीं जाता? नहीं जाता है। लीवर के पास में कोई भी जूस होगा वगैरह है, वो किसके अंदर आकर मिलेगा? इस छोटी आँत के अंदर आकर के मिलेगा, या फिर फूड के अंदर आकर के मिलेगा, इस फूड नली के अंदर आकर के मिलेगा। हमने देखिए पीछे देखिए, यहाँ पर पढ़िए। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब आहार नाल। आहार नाल के अंदर जहाँ पे भोजन क्या करेगा? घूमेगा, जिस नली के अंदर जाएगा उसकी बात करेंगे। तो भोजन लीवर के अंदर नहीं जाता, पित्ताशय के अंदर भी नहीं जाता, अग्नाशय के अंदर भी नहीं जाता है। वहाँ पे अलग-अलग पाइपें लगी हुई है, ऐसा समझ लीजिए, और वो क्या करता है? एंजाइम उसके अंदर छोड़ते हैं। पॉइंट क्लियर? तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, वो मुख है, ग्रास नली है, आमाशय है, छोटी आँत है, बड़ी आँत है और एनस है। इसके अंदर ही हमारा फूड क्या करता है? रोटेशन करता है, यानी कि निगलता है। ठीक है? अपना रास्ता बनाता है। तो देखिए, आमाशय के बाद में फूड कहाँ पे जाएगा? छोटी आँत के अंदर। अब ये छोटी आँत के जाने के बाद हमारा जो फूड है किसके अंदर जाएगा? बड़ी आँत के अंदर। किसके अंदर जाएगा? बड़ी आँत के अंदर। बड़ी आँत के भी बहुत सारे भाग हैं, ठीक है? फिर वो रेक्टम के अंदर मल के रूप में इकट्ठा हो जाएगा और एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि बाहर छोड़ दिया जाएगा। जो भी वेस्ट बचता है, पॉइंट क्लियर? आमाशय, यहाँ पे लगा हुआ है हमारा पैंक्रियाज ग्रंथि, या हमारी लीवर यानी कि यकृत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। गॉल ब्लैडर जिसको कहते हैं पित्ताशय, किसके बारे में चर्चा करेंगे? पित्ताशय। फिर छोटी आंत आ जाएगी, ये हमारी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हमारी बड़ी आंत, बड़ी आंत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले पढ़ने वाले हम लोग मुख गुहा। क्या पढ़ेंगे साथियों? मुख गुहा पढ़ेंगे, और मुख गुहा के अंदर सबसे पहला रहेगा हमारा सिलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सिलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब साथियों समझना मेरी बात को, हमारे मुख के अंदर हमारा जो मुख है, मुख गुहा इसीलिए कहते हैं कि ये जो खाली वाला हिस्सा है, इसलिए इसको गुहा कहते हैं। मुख गुहा जाके इसके अंदर फूड डाला जा सके, भोजन डाला जा सके, ये खाली हिस्सा इसको कहते हैं मुख गुहा। पॉइंट क्लियर? अब इसके अंदर क्या है? लार ग्रंथियां, और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है।
तीन तीन जोड़ी लार ग्रंथियां खुलती है हमारे मुख के अंदर। कितनी जोड़ी होती है? तीन जोड़ी लार ग्रंथियां खुलती है हमारे मुख के अंदर। तीन जोड़ी का मतलब तीन इधर वाली साइड में और तीन इधर वाली साइड, लेफ्ट एंड राइट वाली साइड में तीन तीन, यानी कि 6 ग्लैंड है टोटली हमारी। लार ग्रंथियां कितनी है टोटल? 6। जोड़ी में पूछे तो 3 जोड़ी। पॉइंट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी है वो? एक का नाम है पैरोटिड ग्लैंड। क्या नाम है इसका? पैरोटिड। पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्लैंड होती है हमारी कान के जस्ट पास वाले हिस्से के अंदर, यहां पे होती है पैरोटिड ग्लैंड। और ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? लार की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो पैरोटिड ग्रंथि होती है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पैरोटिड, ये लार की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पैरोटिड। ओके। दूसरी का नाम क्या है? दूसरी ग्लैंड का क्या नाम है साथियों, ये बताओ आप। एक का नाम है सब लैंगुअल, सब लैंगुअल। दूसरी का नाम क्या है? सब लैंगुअल, लिंगुअल, सब लिंगुअल, सब लिंगुअल ग्रंथि। ये जो सब लिंगुअल ग्रंथि होती है, ये होती है सबसे छोटी। तीनों में सबसे छोटी कौन सी होती है? सब लिंगुअल। और ये सब लिंगुअल कहां पे होती है? ये नीचे वाला जो जबड़ा होता है, या फिर इस इमेज को ध्यान से देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये जो नीचे वाला जो हमारा जबड़ा होता है, इस जबड़े के अंदर होती है सब लिंगुअल। कौन सी वाली होती है? सब लिंगुअल। और तीसरी है सब सब मैंडिबुलर। क्या नाम है इसका? सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड यानी कि ग्रंथि। और ये तीसरे नंबर पर बड़ी होती है, यानी कि सबसे बड़ी कौन सी है? तो पैरोटिड होती है। उसके बाद सब लिंगुअल ग्रंथि सबसे छोटी होती है। और सब मैंडिबुलर होती है, वो मीडियम साइज की होती है, यानी कि मध्यला मझला भाग के अंदर। ये कहां पे होती है? आप गले के जस्ट ऊपर वाले थोड़ा सी हिस्से के अंदर होती है सब लिंगुबुलर। सब मैंडिबुलर होती है कहां पे? गले के थोड़े से हिस्से के अंदर यहाँ पे। और सब लिंगुअल कहां पे होती है? निचले वाले जो जबड़ा होता है, आपके जीभ के नीचे वाले हिस्से के अंदर आप देखिएगा तो वहां पे आपको पानी नजर आएगा। और वहां पे आप जैसे जैसे उसके अंदर निकालने की कोशिश करो, ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई कुआं है, जैसे पानी निकल ही रहा है। पॉइंट क्लियर? तो ये देखिए, इस प्रकार से इसके अंदर नली लगी हुई है और ये लार यहाँ पे आती है। ठीक है। अब लार के अंदर क्या कौन सी चीजें होती है, ध्यान दीजिए। हमारी लार के अंदर क्या होता है? 99% क्या होती है? जल होता है। 99% क्या होता है लार के अंदर? जल होता है। और 1% क्या होता है साथियों? 1% होती है एंजाइम। क्या होती है? 1% क्या होती है? एंजाइम होती है। एंजाइम की मैं बात करूं तो इसके अंदर 2 टाइप्स की एंजाइम होती है। कितने प्रकार की एंजाइम होती है? 2 प्रकार की एंजाइम होती है। और वो 2 प्रकार की कौन-कौन सी है एंजाइम? तो इसके अंदर 2 टाइप की एंजाइम है। एक का नाम है टाइलिन। क्या नाम है इसका? टाइलिन। और दूसरे का नाम है लाइसोजाइम। क्या है? एक का नाम है टाइलिन, दूसरे का नाम है लाइसोजाइम एंजाइम। ये दोनों एंजाइम हमारे क्या करती हैं? टाइलिन का काम क्या है? स्टार्च को पचाना, स्टार्च का पाचन करना। स्टार्च का पाचन कौन करती है? तो टाइलिन करती है। हमारे मुख के अंदर जो एंजाइम होता है टाइलिन, वो करता है स्टार्च का पाचन। अब आप मेरे को बताइए, ये स्टार्च होता किस में है? हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट भी बहुत सारी प्रकार की, एक तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, एक होती है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्च को, पढ़ा था वहां पे। स्टार्च किसके अंदर होती है? जो हम लोग धान खाते हैं, चावल है, गेहूं है, इसके जो ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसको हम लोग चोकर कहते हैं, चोकर,
क्या कहते हैं चोकर, और वो चोकर हुई होती है क्या स्टार्च होती है, उसको जो पचाने का काम कौन करेगा? ये टाइलिन एंजाइम करेगा। कौन करेगा? ये टाइलिन एंजाइम करता है। पॉइंट क्लियर? यहाँ पे टाइलिन न है, ठीक है? चलिए, चोकर यानी कि स्टार्च का पाचन कौन करता है? टाइलिन करता है। और लाइसोजाइम क्या करता है? ये भोजन को क्या करता है? रोगाणु रहित, भोजन को रोगाणु भोजन को रोगाणु रहित करने का काम कौन करता है? हमारी लाइसोजाइम एंजाइम करती है। अब मेरे को बताइए, ये 2 एंजाइम हो गए कौन-कौन से? एक स्टार्च का पाचन करेगा यानी कि कार्बोहाइड्रेट का, और दूसरा है लाइसोजाइम जो भोजन को रोगाणु रहित करता है। पॉइंट क्लियर? अब मेरे को एक चीज़ बताइए कि भोजन का पहली बार पाचन कहाँ पे शुरू हो चुका है? मुख के अंदर। मुख के अंदर किसका पाचन हुआ पहली बार? तो कार्बोहाइड्रेट का। तो आपसे पूछे क्वेश्चन कि मुख के अंदर किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। अगर आपसे ऐसा पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का पहली बार पाचन कब कहाँ पर होता है? तो वहाँ होता है आपके स्टार्च यानी कि मुख के अंदर, ठीक है? यहाँ पर जो स्टार्च है वो किसके अंदर बदल जाती है? ये माल्टोज के अंदर। स्टार्च किसके अंदर बदल जाती है? माल्टोज के अंदर, और माल्टोज कैसा होता है? मीठा होता है। आप जो रोटी खाते हैं, एक्चुअल में वो रोटी फीकी होती है, क्योंकि वो एक पॉलीसैकेराइड है, होती है। अपने मुख के अंदर जाने के बाद इसके अंदर जैसे ही लार मिलती है, क्या मिलती है? लार मिलती है, और लार मिलने के बाद वो रोटी भी क्या लगती है हमको? मीठी लगने लग जाती है। क्यों? कि उसके अंदर क्या मिल जाता है? माल्टोज मिल जाता है। कौन मिल जाता है? माल्टोज। इस वजह से हमारा जो रोटी खाते हैं हम लोग, तो वो क्या हो जाती है? जो स्टार्च खाते हैं वो हमको मीठा लगने लग जाता है मुख के अंदर लार मिलने के बाद। पॉइंट क्लियर? अब हम लोग समझते हैं लार होता कैसा है? लार की जो पीएच आपसे पूछे, लार की जो पीएच पूछे आपसे, तो वो कैसी होती है? इसकी जो पीएच है, वो होती है 6.8। 6.8। 7 तो होता है उदासीन, 7 से ऊपर जाओगे तो वो होता है क्षारीय, और 7 से कम जो भी संख्या होती है वो होता है अम्लीय। तो पीएच 6.8 होती है तो हमारा जो भोजन है, ये कैसा बन जाएगा? अम्लीय। हमारी लार की जो प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय प्रकृति। लार की जो प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति। फिर एक से इसमें से क्वेश्चन बनता है कि 1 दिन के अंदर कितनी लार बन जाती है? तो 1 दिन के अंदर, यहाँ पे लिख लीजिए, 1 दिन में लगभग 1.6 लीटर लार बनती हैं। 1 दिन के अंदर लगभग 1.6 लीटर यानी कि 1.5 लीटर के आसपास में क्या बनती है? आपके मुख के अंदर लार बन जाती है। पॉइंट क्लियर? लार में 99% तो होता है जल, 1% एंजाइम होता है, और 1% एंजाइम के अंदर 2 एंजाइम होते हैं, एक तो टाइलिन, एक होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम क्या है? भोजाणु को रोगाणु रहित करना, और टाइलिन का काम है स्टार्च का क्या करना है? पाचन करना। स्टार्च के अंदर किसका पाचन होता है? तो माल्टोज के अंदर बदलने का काम होता है किसका? टाइलिन एंजाइम का। ठीक है? मुख के अंदर 3 सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, यानी कि 3 लार ग्रंथियाँ होती हैं, वो कौन-कौन सी होती हैं? एक होती है पैरोटिड जो सबसे बड़ी होती है, एक होती है सबमैंडिबुलर ग्रंथि, और सबसे छोटी होती है सबलिंगुअल ग्रंथि। कैसी होती है सबसे छोटी? सबलिंगुअल। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने, हर लाइन अपने आप में एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है, ठीक है? ये पॉइंट हो गया। लार की जो पीएच कितनी होती है? 6.8 होती है, जो अम्लीय प्रकृति की होती है। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अगला पॉइंट लेते हैं हम लोग। चलिए, मुख गुहा का आहार नाल का पहला भाग जिह्वा, यानी कि जो हमारी जीभ है उसके बारे में चर्चा हो रही है। मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मोटी मांसल संरचना होती है। ये मसल्स की बनी हुई होती है, यानी कि एक प्रकार की ये मांसपेशी है हमारी जीभ। क्या है हमारी? एक प्रकार की मांसपेशी है। इसका अगला सिरा स्वतंत्र तथा पिछला सिरा फर्श से जुड़ा हुआ होता है। ये क्या कहना चाहता है? हमारी जीभ आगे से तो क्या है? स्वतंत्र है, पीछे से क्या है? जुड़ी हुई है गले के अंदर से कहीं पे भी, ठीक है? आपको मैं बता दूं, जो छिपकली होती है, जो सांप होते हैं, उनकी जो जीभ होती है वो आगे से तो चिपकी हुई होती है, लेकिन पीछे से क्या होती है? स्वतंत्र। जब भी वो किसी कीट को पकड़ते तो
अपनी जीभ आगे से तो क्या होती है, चिपकी हुई होती है, पीछे से क्या होती है स्वतंत्र, उस झपटा मार के किसी भी चीज़ को कैसे अपना इस प्रकार से अंकोड़ा डाल करके क्या करती है, अपने अंदर ले जाती है। तो पॉइंट क्लियर हुआ कि साँप है, छिपकली है, उसकी जीभ क्या होती है, आगे से चिपकी हुई होती है, लेकिन हमारे मानव के अंदर क्या होती है, ये जीभ आगे से क्या होती है, अगला सिरा होता है स्वतंत्र और पीछे वाला जो फर्श से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है? जीभ जिसको हम लोग इंग्लिश में टंग कहते हैं, टंग का ऊपर तथा छोटे-छोटे अंकुर होते हैं, पुपिल्स होते हैं, जिन्हें हम लोग स्वाद कलिकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद कलिका जिसको हम लोग टेस्ट बड कहते हैं और इन स्वाद कलिकाओं के लिए के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वाद जैसे मीठा है, खारा है, कड़वा है, इसका ज्ञान होता है। ये कहना चाहता है कि आपकी मुख के अंदर क्या होती है, टंग होती है, यानी कि जीभ होती है और जीभ का काम क्या है, आप जो भी भोजन लेते हो उसका स्वाद चखने का, कि वो भोजन मीठा है, कड़वा है, ठीक है? वो बारे उसके बारे में कौन बताएगा, ये हमारी जीभ बताती है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, प्रकृति ने भी बहुत सारे एक अद्भुत चीज़ बनाई है, वो जीभ के बारे में से हम लोग इससे बहुत सारी चीज़ें हम लोग जीभ से सीख सकते हैं। जीभ का जो अगला सिरा है, जो आगे वाला जो हिस्सा होता है साथियों, ये क्या है, यानी कि जो मीठा हम लोग खाते हैं उसका ज्ञान कराती है। मीठा का क्या ज्ञान कराने का काम कौन करेगी? तो जीभ का जो अगला वाला हिस्सा है उससे कर पाती है। तो हमारे आम जीवन के अंदर भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आप किसी से भी बात कर रहे हो, हम किसी से भी बात कर रहे हैं, तो हमें मीठा रह करके, मीठी बात करके, मीठे तरीके से यानी कि सरल भाव से हम किसी को समझाना चाहिए, किसी को बात को मनवाना है, तो मीठे तरीके से मनवाना चाहिए। ठीक है? फिर हमारे जो ये वाला जो हिस्सा है, इसके अंदर खट्टा-मीठा यानी कि नमकीन वाला जो हिस्सा है, वो किसके अंदर? श्योर का मतलब होता है तीखा। तीखे का ज्ञान कहाँ पे होगा? इस साइड वाले हिस्से के अंदर। ठीक है? साल्ट यानी कि नमकीन यानी कि नमक जैसा यानी कि खारा, वो कहाँ पे ज्ञान होगा? तो इस वाले हिस्से के अंदर साइड वाले जो हिस्सा है, इसके अंदर हमें होता है कैसा? खारे का ज्ञान होता है। इसका मतलब हुआ कि जो खट्टा-मीठा, जो खट्टा है, चाहे वो मीठा है, खट्टा, मीठा, जिसको हम लोग कहते हैं नमकीन। नमकीन स्वाद कहाँ पे मिलता है हमको? इस साइड वाले हिस्से के अंदर। जीभ के जो साइड वाला हिस्सा है, इसके अंदर हमें कैसा मिलता है? खट्टा-मीठा का ज्ञान होता है। आगे वाले हिस्से के अंदर क्या होता है? मीठे का ज्ञान। और जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है, इसके अंदर हमको मिलता है बिटर यानी कि कड़वा। कड़वा स्वाद हमें कहाँ पे पता चलता है? जीभ के पीछे वाले हिस्से के अंदर। आप लोगों ने कभी काढ़ा पिया हो, काढ़ा बोले तो नीम की पत्तियों का काढ़ा, उसका जूस, नीम की पत्तियों का जूस पिया हो, तो आपको जीभ हम लोग पीते हैं उनको, तो जीभ के आगे वाले हिस्से के अंदर या फिर इतने वाले हिस्से के ऊपर हमको कोई ज्ञान ही नहीं होता। हमको जो गले के अंदर ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा ही कुछ खरा आ गया। यानी कि जीभ का जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है, उसके अंदर हम जो कड़वी चीज़ें हम लोग खाते हैं या पीते हैं, उसका ज्ञान कौन करवाता है? पीछे वाले हिस्से के अंदर। तो इस जीभ से हमें जीवन में क्या सीखने को मिला? अगर किसी बात को अगर मनवाना है किसी से, तो आप पहले उसे मीठे तरीके से बनवाइए, साधारण तरीके से। फिर भी ना माने, थोड़ा-सा खट्टा-मीठा उसको कुछ 2 शब्द कहिए, ठीक है? फिर भी नहीं माने तो फिर उसको कड़वे तरीके से ही मनवाना आता ही है। तो जीभ से भी हम लोग प्रकृति से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। पॉइंट क्लियर? इस सेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें साथियों आपको सीखने को मिलेगी। इसलिए आपको मैं कहता हूँ इस सेशन को जल्दी से अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर साथियों नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम और भी इससे अच्छा कंटेंट लेकर के आए, आपको बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें समझा पाएँ। हम हमारी कोशिश ये बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और भी अच्छी कोशिश करेंगे कि हम आपको बहुत भी इससे भी अच्छा पढ़ाएँ। चलिए, जो बीच वाला जो भाग होता है, हमारे जो जीभ अंदर, जिह्वा के अंदर, जो हमारी टंग के अंदर, इसके अंदर किसी भी प्रकार का हमें स्वाद का ज्ञान नहीं होता है। ये किसी भी प्रकार का क्या होता है? स्वाद का ज्ञान नहीं होता है। इसके ऊपर क्या होती है? टंग इस प्रकार से क्या होती है? स्वाद कलिकाएँ होती हैं। क्या होती है यहाँ पे? टेस्ट बड कहते हैं जिसको हम लोग। क्या कहते हैं इसको? टेस्ट बड। इसको क्या कहते हैं साथियों हम लोग? टेस्ट बड। टेस्ट बड यानी कि स्वाद कलिकाएँ कहते हैं, जो जीभ के अंदर जो अंकुर के समान क्या है निकली हुई होती हैं। समझ में आएगी आपको?
तो जीभ के बारे में आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? साइड वाले हिस्सों से खट्टा-मीठा का ज्ञान, आगे वाले हिस्से से मीठे का ज्ञान और पीछे वाले हिस्से से क्या होगा हमको कड़वी जो भी चीज़ें होगी उसका ज्ञान होगा। पॉइंट क्लियर? चलिए, जीभ के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग गलत नहीं करोगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? मनुष्य में गर्तदंती दाँतों के बारे में चर्चा हो रही है। हमारे मुँह के अंदर जो भोजन आया, उसको पीसने का काम, उसको चीरने का काम, फाड़ने का काम कौन करेगा? तो दाँतों के द्वारा किया जाएगा। उसके अंदर लार मिलाने का काम कौन करेगा? लार ग्रंथियाँ करेगी, ठीक है? और जीभ का काम क्या है? उसको मिलाना बराबर। दाँतों का काम है चीरना, फाड़ना, पीसने का काम कौन करेगा? दाँत करेगा। उसको मिलाने का काम कौन करेगा? जीभ करेगा। वो मिलाएगा कौन? लार ग्रंथियाँ, उसके अंदर लार छोड़ेगी और मिलाने का काम जीभ करेगी। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे दाँतों के बारे में। मुक मनुष्य में जो दाँत है वो गर्ददंती, द्विवार दंती और विषम दंती होते हैं। ऐसा लग रहा है मैं कि संस्कृत पढ़ रहा हूँ। यानी कि जो गर्तदंती का मतलब क्या हुआ? गर्तदंती का मतलब होता है कि जो हमारे दाँत हैं, वो जबड़ों की हड्डियों में क्या होते हैं? धँसे रहते हैं। हमारे जबड़े हैं ये नीचे वाले हिस्से, ऊपर वाले हिस्सों के अंदर, उसके अंदर दाँत क्या है? धँसे हुए होते हैं, हड्डियों के रूप में, ठीक है? हड्डियों में क्या है? धँसे हुए होते हैं। द्विबार दंती का मतलब क्या हुआ? कि हमारे जो दाँत हैं, जीवन में क्या होते हैं? 2 बार निकलते हैं। कितनी बार निकलते हैं? हमारे जीवन के अंदर 2 बार निकलते हैं। कैसे? एक तो मिल्की टीथ, बचपन के अंदर हमारे दाँत टूटे थे, फिर वापस आए। अब अगर टूट गए भाइयों, तो वापस कभी नहीं आएँगे। अब अगर दाँत गिर गए, तो फिर वापस नहीं आएँगे, ठीक है? तो द्विबार दंती का मतलब हुआ कि जीवन में 2 बार दाँत आते हैं, ठीक है? जबकि विषम दंती का तात्पर्य है कि ये 1 से अधिक प्रकार के होते हैं, ठीक है? मनुष्य के एक जबड़े में हमारा जो नीचे वाला जबड़ा और एक है ऊपर वाला जबड़ा। पॉइंट क्लियर? एक जबड़े के अंदर कितने दाँत होते हैं? 16 दाँत होते हैं, ठीक है? और टोटल कितने दाँत होते हैं? 32 दाँत होते हैं। कितने दाँत होते हैं टोटल? 32 दाँत होते हैं। पॉइंट क्लियर? अब मैं आपको बता देता हूँ, बच्चों में दाँत कितने होते हैं? बच्चों में दाँतों की जो संख्या है, वो होती है 20। कितनी होती है? 20 होती हैं। इसको कहते हैं हम लोग मिल्की टीथ। दूध के दाँत। क्या कहते हैं इनको? दूध के दाँत। गाँवों के अंदर आज भी ऐसा होता है कि जब भी कोई छोटा बच्चा या फिर कोई थोड़ा बहुत बड़ा भी हो जाता है, अगर बड़ों की बात नहीं मानते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि बेटा अभी तो तुम बहुत छोटा है, तुम्हारे दूध के दाँत भी नहीं गिरे हैं और हमारे सामने ज़बान लड़ाता है। तो समझ में आ गई दूध के दाँत क्या होते हैं? ये 20 की संख्या के अंदर होते हैं, ठीक है? और मनुष्य के अंदर एक जबड़े के अंदर कितने दाँत? तो 16। टोटल दाँतों की संख्या तो 32 होती है। चलिए, अब वो किस प्रकार से होती है आइए इसके अंदर देखते हैं। टाइप ऑफ ह्यूमन टीथ यानी मानव के अंदर दाँत कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला है इंसाइज़र जिसको हम लोग कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं साथियों? कृंतक। जो हमारा जो सामने वाला जो दाँत दिखाई दे रहा है, जस्ट सामने वाला, उसको कहते हैं कृंतक। इसका काम क्या है कृंतक का? ये भोजन को चीरने का काम करते हैं, फाड़ने का काम। जो फाड़ने का कार्य कौन करेगा? ये कृंतक करेगा। फिर आता था कैनाइन जिसको कहते हैं रदनक। जो सामने वाला जो हिस्सा है, उसके जस्ट पास वाला हिस्सा है और जिसका जो सिरा नीचे वाला है वो बिल्कुल एकदम इस प्रकार से है। ओवी टाइप का है बिल्कुल। इसका काम क्या है? भोजन को चीरने का। क्या है इसका काम? चीरने का काम कौन करेगा? ये कैनाइन करता है यानी कि रदनक करता है। जब भी हम लोग शुगर केन खाते हैं, जिसको गन्ना कहते हैं। गन्ना खाते हैं तो कौन से वाले हिस्से के अंदर ले सामने वाले हिस्से के अंदर या दाढ़ की तरफ लेके जाते हैं, पीछे वाले हिस्से की तरफ नहीं लेके जाते। ये जो सेकंड नंबर का दाँत है हमारे जस्ट सामने के जस्ट सेकंड नंबर पे, हम इसके नीचे ले जाकर के इसको चीरने का काम करते हैं। पॉइंट क्लियर? तो वो कौन-सा वाला दाँत है? कैनाइन है। कैनाइन कहते हैं इसको इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं रदनक। ठीक है? फिर आ जाता है आपका प्रीमोलर, जिसको कहते हैं अग्रचरणक। ये भी भोजन को क्या करते हैं?
फाड़ने का काम करते हैं और फिर आता है मोलर, ये पीसने का काम करते हैं। भोजन को किसके द्वारा पीसा जाता है? तो मोलर के द्वारा पीसा जाता है। पॉइंट क्लियर? कर्दनक, रदनक, अग्रचरणक और चवर्णक, यानी कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 टाइप के हमारे अंदर दांत होते हैं। यानी कि जो आधा हिस्सा है हमारे मुख का, जो नीचे वाला जबड़ा है उसका आधा हिस्से के बारे में बात करें। 4 दांत इधर, 4 इधर, 8 हो गए। सॉरी, 4 इधर, आधे वाले हिस्से जबड़े के अंदर 4 इधर, 4 सॉरी 8 इधर और 8 इधर, इनके नीचे वाले जबड़े के अंदर टोटल 16 और ऊपर वाले के अंदर भी 16। अभी हम लोग समझेंगे कि ये कितने होते हैं। अगर मैं कृतनक की बात करूं तो ये होते हैं 2, जो सामने वाले दांत दिखाई दे रहे हैं 2, ये होते कृतनक। उसके पास में होता है 1 करदनक। फिर आते हैं प्रीमोलर की जो संख्या होती है 2 और फिर चवर्णक यानी कि मोलर की जो संख्या होती है वो होती है 3। तो ये टोटल कितने हो गए? 3 2 5 और 6 7 8। जो आधा जबड़ा होता हमारा, ये सामने वाला ठुड्डी, इसके इधर वाली जो हिस्से वाली बात करूं तो इसके अंदर कितने दांत? 8 दांत। कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी कि रदनक, कृतनक, कृतनक, रदनक, अग्रचरणक और चवर्णक। कृतनक यानी कि इंसाइजर की संख्या कितनी? 2। रदनक की संख्या कितनी? 1, यानी कि कैनाइन कितना? 1। फिर प्रीमोलर की संख्या कितनी? 2 और मोलर की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कितने? आधा जबड़े के हिस्से के अंदर कितने? 8। इधर वाले हिस्से के अंदर भी कितने? 8। 8 और 8 कितने हो गए? 16। 16 नीचे वाले जबड़े के अंदर, 16 ही क्या हो जाएंगे ऊपर वाले जबड़े के अंदर। पॉइंट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी क्या खास बातें हैं इसके अंदर, यानी कि जो दंत सूत्र वो क्या होगा? 2 1 2 3। 2 1 2 3 का मतलब 2 कृतनक, 1 रदनक, 2 चवर्णक, अग्रचवर्णक और 3 चवर्णक। पॉइंट क्लियर? यानी कि 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर हो जाएंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? ये है आपको दंत सूत्र, ये आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बात, दंत सूत्र। ठीक है? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, ये है दांत की एक संरचना नॉर्मल सी। आप उसके ऊपर देखिए, इसको कहते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है? इसको कहता है इनामेल। हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा कौन सा है? इनामेल होता है। शरीर का कठोर व चमकीला कौन होता है? तो वो होता है इनामेल। कौन होता है? इनामेल होता है। पॉइंट क्लियर? इनामेल क्या होता है? जितना हम लोग जितना दांतों को घसते हैं, जो खाना खाते हैं, चाहे किसी भी रूप में हम दांतों को घसते हैं, जितना भी घसा, ये रात भर के अंदर क्या होता है? वापस आ जाता है। उतनी ही संख्या इसके अंदर बढ़ जाती है। लेकिन चूहों के अंदर क्या है? ऐसा उल्टा है। उसके अंदर क्या है? जो दांत होते हैं उसके बढ़ते ही रहते हैं। क्या होता है? दांत उनके बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं। इसलिए वो क्या अपने दांतों को किसी न किसी तरीके से। तो घरों के अंदर जो नुकसान होता है हमारा, कहीं न कहीं, कहीं पे भी जो नुकसान होता है चूहों के द्वारा किया जाता है, वो अपने दांतों को क्या करते हैं? सेव करने के लिए, अपने दांतों की जो लंबाई है उसको बराबर मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं साथियों? वो दांतों को घसते रहते हैं। इसलिए घसते हैं ताकि उसके जो दांत हैं वो आपस में क्या है? सामने वाले हिस्से के अंदर मुख के दोनों ब्लॉक लॉक ना हो जाएँ कहीं न कहीं। पॉइंट क्लियर? वो क्या करते हैं? उसके जो दांतों की जो लंबाई है वो बढ़ती ही रहती है। उसको वो घसते हैं और घसते हैं तो क्या करते हैं? हमारे घरों के अंदर क्या कर लेते हैं? वो नुकसान करते हैं। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स फाड़ लेते हैं, हमारी किताबें फाड़ लेते हैं। ठीक है? चलिए, कभी हम लोग जब दातून करते हैं, तो दातून करते हैं तो जो इनामेल वाला जो हिस्सा है साथियों, ये कट हो जाता है। क्या हो जाता है? कट हो जाता है और फिर ये रूट वाला जो भाग है, इसके अंदर आ जाता है। तो जब भी हम लोग ठंडा पानी पीते हैं, गर्म चाय पीते हैं, तो हमें एक झनझनाहट सी उत्पन्न हो जाती है। ब्रश भी करते हैं तो झनझनाहट सी उत्पन्न हो जाती है। क्यों? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब भी दातून करते हैं, बड़ा रगड़ करके करते हैं, ताकि क्या है? बिल्कुल साफ कर लिया जाए। इतना भी नहीं रगड़ना है कि सॉफ्ट तरीके से क्या होना चाहिए? हमें दाँतों का ब्रश करना चाहिए। कैसे? सॉफ्ट तरीके से। और लोग क्या है? बड़े रगड़ते हैं, बड़े वो मजबूत सा क्या लेके आते हैं? ब्रश लेकर के आते हैं। फिर उसे रगड़ते हैं। सॉफ्ट होना चाहिए ताकि क्या नॉर्मली क्या है उसके अंदर हल्का-हल्का घुमाना चाहिए ताकि जितने भी कुछ कीटाणु बचे हुए हैं यहाँ पे वो खत्म हो जाएँ। और ये कीटाणु क्यों बन जाते हैं? रात भर के अंदर ऐसा क्या हो जाता है
जिसकी वजह से यहाँ पे कीटाणु लग जाते हैं, सुबह उठते ही हमको ब्रश करना पड़ता है, मुँह से बदबू आने लग जाती है। जब हम लोग दिन के अंदर क्या करते हैं हम लोग, दिन के अंदर हमारा मुँह चलता रहता है। दिन के समय में क्या है हमारा मुख चलता रहता है और जब भी हमारा दिन के अंदर मुख चलता है, तो हमारा जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो बनता रहता है और लाइसोजाइम एंजाइम क्या मुख के चारों तरफ क्या है घूमता रहता है, घूमता रहता है। वो दाँतों को फुल तरीके से क्या करता है वो साफ करता है, उसके अंदर जितने भी कीटाणु बने हैं, वो क्या रहते हैं, उसको खत्म करने का काम कर देता है। पॉइंट क्लियर? रात के समय हम लोग जो सोते हैं, तो सोने के बाद में क्या लैक्राइमल ग्रंथि से हमें क्या है लाइसोजाइम नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? लाइसोजाइम नहीं मिलता और मुख के अंदर लाइसोजाइम नहीं मिलता तो हमारे मुख के अंदर बहुत सारे कीटाणु आ जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं दाँतों के अंदर और हमें मुख से क्या आ जाती है, एक बदबू सी आने लगती है और क्या हो जाता है, दाँतों के ऊपर एक कवर सी बन जाती है और उसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग सुबह उठते ही एक बार ब्रश करते हैं, फिर ये हमारे दाँत भी साफ हो जाते हैं बढ़िया तरीके से। पॉइंट क्लियर? और झनझनाहट किस वजह से होती है? रूट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस दाँत को ज़्यादा घिस लेते हैं और घिसने की वजह से ये जो इनामेल है, ये खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? इनामेल खत्म हो जाता है, इस वजह से हमें क्या होती है, झनझनाहट उत्पन्न होती है दाँतों के अंदर। ठीक है? इसलिए ब्रश जब भी करो, तो सॉफ्ट तरीके से करो, नहीं तो नीम की टहनी से करो, वो सबसे बढ़िया है। उसके अंदर क्या फ़ायदा है? नीम के अंदर क्या है, वो कड़वी होती है नीम और जो हमारे शरीर के अंदर जाएगी, पेट के अंदर जाएगी तो बहुत सारे और भी जो बुरे बैक्टीरिया उसको भी खत्म करेगी और हमारे दाँतों को भी क्या रखेगी, सेफ रखेगी। ठीक है? चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो अक्कल दाढ़ होती है, अक्कल दाढ़, ये अक्कल दाढ़ क्या होती है? अक्कल दाढ़ जो बाद में आती है, क्या आती है? ये 4 दाँत बाद में आते हैं, 1, 2, 3, 4 पहले कितने आते हैं? 28 आते हैं। लेकिन ये 4 दाँत क्या है बाद में आते हैं और ये बाद में आते हैं, तो इसके ऊपर क्या ये माँस आ जाता है। अब ये माँस जब भी अकल दाढ़ आती है तो हमें दर्द होने लग जाता है। क्यों हो जाए? क्यों माँस के नीचे से वो टूटती हुई क्या है ऊपर आती है। तो इस माँस को हटना पड़ता है। अब ये माँस हटेगा तो हमें दर्द होगा। ये अकल दाढ़ आती है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। कभी-कभी ये तिरछे रूप में आ जाती है तो तिरछे रूप में आती थी इसको भी क्या करती है टक्कर मारती है और इसको टक्कर मार के क्या करती है इसको भी क्या कर देती है साथ में इस मोलर को भी क्या करती है डैमेज करते हैं काम। पॉइंट क्लियर? ये अकल दाढ़ होती है। पॉइंट क्लियर? चलिए। दाढ़ के बाद में यानी कि दाँतों के बारे में हम लोगों ने सारी चीज़ें समझ ली है। देखिए हम लोगों ने मुख से भोजन को पाचन शुरू किया है। मुख के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, मुख के अंदर हम लोग जीभ पढ़ चुके हैं, लार ग्रंथियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और तीसरा पॉइंट था हम दाँतों के बारे में पढ़ रहे थे जो भोजन को पीसने का काम करता है, भोजन को चीरने-फाड़ने का काम करता है। चलिए, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हम। अब हम लोग मुख के अंदर क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं यानी कि सलाइवरी ग्लैंड भी पढ़ चुके हैं, दाँतों के बारे में पढ़ चुके हैं और टंग यानी कि जीभ के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद में ये जो भोजन है हमारा, किसके अंदर आया? इस इसोफेगस के अंदर आएगा। इसको कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं साथियों इसको? ग्रास नली। ये ग्रास नली के अंदर जो फूड आएगा, ये धीमे-धीमे, धीमे-धीमे नीचे आता है। कैसे आता है? धीमे-धीमे जिसको कहते हैं क्रमांकुंचन। हिंदी में क्या कहते हैं उसको एक वर्ड है क्रमांकुचन कि वो धीमे-धीमे नीचे आता है और धीमे से किसके अंदर आ जाएगा? इस स्टमक के अंदर यानी कि इस आमाशय के अंदर आ जाएगा। धीमे से किसमें आ जाएगा? आमाशय के अंदर। अगर ऐसे फूड खाया आपने, सीधा-सा तेज़ी से अगर इसके अंदर आकर के गिर जाता, फिर इसको डैमेज कर लेता हमारे स्टमक को, इसलिए धीमे-धीमे क्या आता है फूड, इस ग्रास नली से किसके अंदर आ जाएगा? आमाशय के अंदर आता है, ठीक है? और इस ग्रास नली से एक क्वेश्चन आता है कि भोजन का किसके अंदर पाचन नहीं होता किसी भी प्रकार का? तो इसोफेगस के अंदर यानी कि ग्रास नली के अंदर हमारे भोजन का किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता है? पाचन नहीं होता है। और ग्रास नली आपस में ये चिपके नहीं, ये बहुत सॉफ्ट होती है। तो हमारे गले के अंदर क्या होती है, यहाँ पर लैरिक्स होती हैं, जिसको स्वर यंत्र कहते हैं हम लोग। ये क्या करते हैं, इसको दृढ़ता प्रदान करते हैं किसको? इसोफेगस को, इस ग्रास नली को। तो ये ताकि आपस में क्या है, चिपके नहीं। पॉइंट क्लियर? चलिए। ग्रास नली यानी कि इसोफेगस, ग्रास नली के भाग में भोजन का किसी भी प्रकार का क्या होता है, पाचन नहीं होता है। और इस ग्रास नली की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। टोटल जो हम लोग पढ़ते हैं कि इसकी आहार नाल की जो लंबाई है टोटल वो कितनी होती है? तो आहार नाल की जो टोटल लंबाई होती है वो होती है 32 फीट लगभग
और यानी कि 9 से 10 मीटर के आसपास की होती है हमारी पूरी आहार नाल की लंबाई। ठीक है? चलिए, अगला पॉइंट क्या है? स्टमक यानी कि आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आमाशय के भी अंदर ये हमारी ग्रास नली थी, जिसको इसोफेगस कहते हैं इंग्लिश के अंदर। और ये जो आमाशय है, इसके भी 3 भाग हैं साथियों। कितने भाग हैं? इसके भी कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। इसको समझते हैं सबसे पहले। इसके भी 3 भाग कौन-कौन से हैं? एक तो ये वाला ऊपर वाला भाग, एक ये वाला भाग है और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कुछ बनी हुई होती है संरचनाएँ। अच्छा, चलिए इस वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं कार्डिएक। कार्डिएक क्यों कहते हैं? अब समझना, ये हमारी ग्रास नली हो गई। कार्डिएक ये हार्ट वाला, हार्ट को हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजी। हार्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। और कार्डियोलॉजी के पास में होने की वजह से इसको भी क्या कहते हैं हम लोग? इस आमाशय के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कार्डिएक। क्या कहते हैं? कार्डिएक कहते हैं। अब फूड क्या आएगा? इसके अंदर आएगा। कार्डिएक का काम क्या है? जैसे ही भोजन इस कार्डियक के अंदर आएगा, तो ये भोजन के अंदर क्या मिलाएगा? HCl। क्या मिलाएगा इसके अंदर? HCl, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भोजन हमारा कैसा था? भोजन कैसा था? फूड के अंदर कैसा था? अम्लीय था। अब उसको और अम्लीय बनाने का काम क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारी लार कैसी होती है? पीएच कितना होता है? 6.8। वो कैसा होता है? अम्लीय। तो फूड के अंदर जो भोजन आया, हमारे जो अमाशय के अंदर जो फूड आया वो कैसा है? अम्लीय, हल्का अम्लीय था। अब ये क्या करेगा? प्रबल अम्लीय कर देगा। क्या कर देगा? प्रबल अम्लीय। उसके अंदर कौन मिलेगा? HCl मिलेगा। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इस बात का? और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को सीखनी है इसके अंदर। दूसरा वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं फुंडिक। क्या कहते हैं? फुंडिक कहते हैं। और ये जो तीसरा वाला भाग होता है इसको कहते हैं पायरोलिक। तीसरे वाले भाग को क्या कहते हैं साथियों? पायरोलिक कहते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? पायरोलिक वाला भाग कौन सा है? ये थर्ड वाला। पहला वाला भाग कार्डियक, दूसरे वाला भाग फुंडिक, तीसरे वाला भाग है पायरोलिक। पॉइंट क्लियर? पायरोलिक तीसरा वाला भाग हो गया। पालिय का और क्या काम होगा? भोजन को क्या करेगा? जीवाणुरोधी। अब इसके अंदर HCl मिलेगा। क्या मिलेगा? HCl। तो यहां पर भोजन क्या होगा? जीवाणुरोधी। क्या होगा? भोजन जीवाणुरोधी। कैसे होगा? आपको मैं बता दूं कि जब भोजन हम लोग खाते हैं तो नॉर्मली HCl होता है हमारे जो मुख के अंदर जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है। छोटे-छोटे जो जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसको तो वो खत्म कर ले। लेकिन कभी ऐसा होता है कि बड़ा बैक्टीरिया भी शरीर के अंदर चला जाता है भोजन के अंदर। हो जाता है अब कभी भी ऐसा। तो वो क्या करेगा? HCl के पास में जाता है तो HCl क्या करता है? उसको खत्म करने का काम करेगा। पूरा जीवाणुरोधी बनाने का काम कौन करेगा? HCl। और भोजन को बढ़िया तरीके से अगर मिलाने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाएगा? गलाने का जो काम है किसके द्वारा किया जाएगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये इतना खतरनाक होता है। अगर एक बूंद भी अगर हमारे शरीर पर को गिर जाती है तो वहाँ पर छेद हो जा सकता है। तो ये हमारे पेट के अंदर कैसे रहता है? हमारे शरीर के अंदर ये पेट के अंदर HCl कैसे रहता है? ये बताइए हमको। आप लोगों को जब भी खाना खाते हैं, जब उल्टी आती है और उल्टी आती है तो हमें बहुत खट्टा-खट्टा सा ऐसा प्रकार सा महसूस होता है। हमारा गला जलने लग जाता है, हमारा नाक, मुँह सब कुछ जलने लग जाता है, इतना खतरनाक होता है। फिर भी उसके अंदर फूड मिला हुआ होता है, वो साथ में आता है। अगर वो अकेला खुद आ जाए HCl तो पूरी ग्रास नली को ही जला दे ये। तो इतना HCl जो खतरनाक होता है, हमारे वो शरीर के अंदर इसके अंदर एक लेयर पाई जाती है। और वो लेयर किसकी बनी हुई होती है? कि इसको कहते हैं श्लेष्मा झिल्ली। क्या कहते हैं इसको? एक श्लेष्मा झिल्ली होती है और ये किसकी बनी हुई होती है? म्यूकस की। और म्यूकस की जो प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। कैसी होती है? म्यूकस की प्रकृति क्षारीय होती है। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बन जाता है? उदासीन।
तो इसकी जो लेयर बनी हुई होती है, ये किसकी बनी हुई होती है? म्यूकस की। और म्यूकस क्या होता है? सारी अम्ल और सार मिलेंगे क्या बनाएँगे? उदासीन हो जाएँगे। इसलिए इस पेट के अंदर क्या होता है? किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये भोजन को टोटली गलाने का काम कौन करेगा? एचसीएल करेगा। ठीक है? जीवाणु रहित करने का काम कौन करेगा? कार्डियक करेगा। ठीक है? कार्डियक के अंदर होगा। फिर आ जाता है हमारा फूड किसके अंदर? इस फुंडिक वाले भाग के अंदर। अब फुंडिक वाले भाग के अंदर भोजन जो अमाशय के अंदर भोजन कितनी देर तक रहेगा? तो भोजन 4 घंटे तक कहाँ रहेगा? आपके अमाशय के अंदर। अमाशय के अंदर जो फूड है 4 घंटे तक रहता है। और वो भोजन कहाँ पे रहेगा? अमाशय के अंदर आपसे पूछे तो भोजन कहाँ पे रहेगा? तो ये भोजन आपके इस फुंडिक वाले भाग के अंदर रहता है। अब कभी-कभी आप लोग देखते हैं, तो कभी ज़्यादा भूख लगती है तो पेट खुद अपने आप चुभने लग जाता है। क्योंकि इसके अंदर इस प्रकार की ये संरचना है, इसके अंदर फूड होना ही चाहिए। अब जब ये खाली होता है तो हमारे शरीर के अंदर ऐसा लगता है कि चूहे कूद रहे हैं। तो किस वजह से लगता है? इस फुंडिक वाले भाग के अंदर जो फूड नहीं होता है, तो फिर यहाँ पे जो इस प्रकार के जो रेशे होते हैं, वो हमको शरीर के अंदर वो क्या करते हैं? वो क्रिया करते रहते हैं, इस वजह से हमको ज़्यादा भूख लगती है। ठीक है? हमने जो भोजन खाया, इस जो ग्रास नली के अंदर जो फूड आया, उसको कहते हैं बोल्स। क्या कहते हैं? बोल्स कहते हैं। इस वाले भोजन को क्या कहते हैं साथियों? बोल्स कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आमाशय के अंदर आने से पहले वो भोजन क्या होता है? बोल्स होता है। ठीक है? अब 3 से 4 घंटा फूड कहाँ पे स्टोर रहेगा? इस फुंडिक वाले भाग के अंदर। ठीक है? फुंडिक वाले भाग के बाद में फुंडिक वाले भाग के अंदर क्या होगा? पाइरोलिक। इस पाइरोलिक भाग के अंदर क्या होती है? हमारी जठर रस होता है। जठर रस। क्या होता है? जठर रस, जिसको कहते हैं हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गैस्ट्रिक जूस होता है किसके अंदर? इस पाइरोलिक भाग के अंदर होता है गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन-कौन होते हैं? अब आप बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस पाइरोलिक वाले भाग के अंदर होती है गैस्ट्रिक जूस। और इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर यानी कि जो जठर रस होता है, इस जठर रस के अंदर कौन-कौन होता है? इसके अंदर 2 प्रकार की एंजाइम होते हैं। एक होती है आपकी रेनिन और एक होती है पेप्सिन। समझ में आई कि नहीं आई? पाइरोलिक वाला भाग होता है हमारा अमाशय का, उसके अंदर होती है कौन सी 2 एंजाइम? एक होती है रेनिन, एक होती है पेप्सिन, एक होती है म्यूसिन भी होती है। लेकिन 2 विशेष रूप से ध्यान रखें, रेनिन और पेप्सिन। अब इस रेनिन का काम क्या है? ये क्या करती है? दूध को दही में बदलने का काम करती है। क्या करती है? ये क्या करती है? दूध को दही में बदलने का काम कौन करती है? रेनिन करती है। एक बार क्वेश्चन आया था कि केसिन प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? किसके एंजाइम के द्वारा किया जाता है केसिन प्रोटीन का पाचन? तो दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? केसिन प्रोटीन होती है। तो केसिन का पाचन कौन करेगा? तो रेनिन करेगा। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना में जवाब दीजिए। रेनिन किसका पाचन करेगा? दूध का। दूध नहीं आए ऑप्शन के क्या अंदर? केसिन प्रोटीन आ जाए तो केसिन का कौन करेगा? तो रेनिन करेगा। और पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करेगा ये? प्रोटीन का पाचन। पेप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन करना। और ये प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टोन में। समझना, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है पेप्सिन एंजाइम। याद रह जाएगा। अब मेरी बात को समझना। यहाँ पे जो भोजन है इसको कहते हैं हम लोग बॉल्स। क्या कहते हैं उसको? बॉल्स। और यहाँ पे जो भोजन आया, अब यहाँ से जो भोजन वापस किस में जाएगा? छोटी आंत के अंदर। उस वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे? उस सिरे को हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहते हैं काइम। उस वाले भोजन को हम लोग क्या कहेंगे? वो काइम है। समझना पॉइंट को। इसको क्या कहेंगे? काइम कहेंगे। अमाशय के बारे में बात समझ में आई कि नहीं आई अब तक? अमाशय के बारे में इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को?
आमाशय के 3 भाग, सबसे बड़ा वाला ऊपर वाला भाग इसको कहते हैं कार्डियक, नीचे वाला भाग फुंडिक, सबसे नीचे वाला भाग है पाइरोलिक। कार्डियक का काम क्या है? इसके अंदर एचसीएल होता है, जो भोजन को गलाने का काम करता है, इसके साथ में भोजन को रोगाणुरोहित करने का काम भी कौन करता है? ये कार्डियक करता है। फिर आता है फुंडिक वाला भाग, इसके अंदर भोजन क्या होता है? स्टोर होता है, यानी कि रोक कर रखने का जो काम कौन करता है? फुंडिक करता है। ठीक है? अगर भूख लगती है तो ये हमें चुभने लग जाता है। कौन-सा? फुंडिक वाला भाग। फिर आता है पाइरोलिक वाला भाग। पाइरोलिक भाग के अंदर क्या होती है? हमारी जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन-कौन होती है? रेनिन और पेप्सिन होती है। रेनिन का काम है दूध को दही में बदलने का, यानी कि केसिन प्रोटीन को पचाने का काम कौन करेगा? रेनिन। और पेप्सिन को पचाने का काम यानी कि प्रोटीन को पचाने का काम करेगा पेप्सिन, और प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? तो पेप्सिन प्रोटीन बदलता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आएगी नहीं? ये सेशन के अंदर इतनी बात आपको समझ में आई? हाँ या नाम जवाब देना। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी हैं अब तक। अब मेरी बात को समझना, सबसे पहले हमने जो मुख के अंदर भोजन लिया, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो गया? मुख के अंदर। किस रूप में हुआ? हमने स्टार्च को पचाया मुख के अंदर। पहली बार कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ मुख से। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का पहली बार पाचन कहाँ पे हुआ? अमाशय के अंदर। कहाँ पे हुआ है? अमाशय के अंदर। देखिए, दूध को दही में बदलना लेनिन एंजाइम का काम है। दूध के अंदर कौन-सी प्रोटीन होती है? केसिन प्रोटीन। कौन-सी होती है? तो प्रोटीन का पाचन तो हो रहा है ना, और यहाँ पे जो प्रोटीन होती है वो पेप्टोन के अंदर बदलने का काम करती है पेप्सिन। कौन करती है? पेप्सिन। तो पेप्सिन का काम क्या? प्रोटीन का पाचन करना, यानी कि अमाशय के अंदर टोटल किसका पाचन होगा? प्रोटीन का ही होगा, इसके अलावा किसी का भी नहीं होता। प्रोटीन का पहली बार पाचन कहाँ पे होता है? तो अमाशय के अंदर। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। अगली क्लास के अंदर पूरा डाइजेशन सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो अगली क्लास आएगी उसके अंदर हम लोग इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको लेकर के आएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को? आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर लिखिएगा। वहां से आपके हर समस्या का समाधान किया जाएगा। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ऐप के साथ में जुड़िए, टेलीग्राम पर जुड़िए, विंग्स एकेडमी जोधपुर पर इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी ये। आप अगर साथ-साथ में लिखते हो तो इससे बेहतर तो कुछ हो भी नहीं सकता। जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने हो मैं आपको करवाता हूँ। क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो जानी चाहिए, और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ऐप से ले सकते हो इसकी। पॉइंट क्लियर? मिलेंगे एक नई क्लास के अंदर जहाँ पर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को छोटी आंत, बड़ी आंत को पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें जहाँ हमें लोग जितने भी हार्मोन्स होते हैं, लिवर के द्वारा जो बाइल जूस, गॉल गॉल ब्लैडर के द्वारा बाइल जूस वगैरह निर्माण होता है वो किस प्रकार से मिलता है। पैंक्रियाज के अंदर पूर्ण एंजाइम कहते हैं, पूर्ण एंजाइम किसको कहते हैं? पैंक्रियाटिक जूस को। पैंक्रियाटिक जूस को हम लोग पूर्ण एंजाइम कहते हैं, और पूर्ण भोजन का पाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो इस पैंक्रियाटिक जूस की वजह से होता है। वो लाइपे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों को पचाने का काम करता है। वो सब लोग बात, जो सारी बातें हम लोग अगली क्लास के अंदर करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करें। चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे पैसा नहीं लगता। अगर पैसा लगता, एक भी पैसा लगता, तो आपसे मैं कभी नहीं कहता कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे कोई आपका कोई नुकसान नहीं होगा। बेल आइकन को भी दबाना, ताकि आपको हम लोग जब भी कोई नया वीडियो बनाएँगे तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। ठीक है? और हमें सपोर्ट करें साथियों। हम आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तो हम अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बना के लेकर आएँगे, और भी जितनी भी हमारी जो फैकल्टी है उसको भी लेके आएँगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।